गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास अपनी शरीर क्रिया, ठीक है। बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का कॉमन सब्जेक्ट है। तो धातुएं सर ने करवा दी है ना, तो अपन थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं उपधातु का, ठीक है। धातु कितनी होती है? क्या होती है? सात। सात। कौन कौन सी है बता। ठीक है। ओज को अपन धातुएं नहीं लेते, ठीक है। धातुओं की जब हम बात करेंगे तो शब्द धातु, सात धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो धातुओं के बाद इन धातुओं की प्रत्येक धातु की उपधातु भी होती है, ठीक है ना। उप धातु हमने डिटेल में पहले दोष कर लिए थे ना, बात की डिटेल कर ली थी, टाइप्स वगैरह सब कुछ कर लिया था। उसके बाद में बात पित्त कफ हो गया था, फिर हमने करनी है धातुएं, ठीक है। तो अपन आज धातु के बाद में उपधातु। तो उपधातु पहले तो हम लिख लेते हैं सारी धातुएं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये तो है सात धातुएं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके उपधातुओं की। धातुओं के बारे में आपको पता लग गया कि धातुएं कैसे बनती हैं। रस धातु क्या होती है हिमांशु? रस धातु क्या होती है? अभी पिछले लेक्चर में पढ़ के हटे हो आप लोग। धातुएं जिससे रस बनता है। आहार का पाचन होने के बाद में जो द्रव बनता है वो आहार रस कहलाता है ना। आहार रस से रस धातु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और जो मतलब धातु है ना, प्रत्येक धातु अपनी आगे वाली धातु का आहार है। तो हाँ, तो रक्त, हाँ रक्त किससे बनेगा? रस से बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे से आगे, हाँ, क्योंकि जैसे रस से तो रक्त बन गया, ठीक है। फिर रक्त से मांस बन जाएगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। रस किसको बोलता है? मॉडर्न साइंस में हम बात करें तो रस किसको कहते हैं? रस किसको कहते हैं मॉडर्न साइंस में अगर कंपैरिजन करें तो? प्लाज्मा, है ना। और रक्त मॉडर्न साइंस में ब्लड को, मांस मांसपेशी मसल्स को, ठीक है। मेद फैट, फैट एडिपोज टिश्यू जैसे होते हैं ना, स्किन के नीचे फैट होता है जो, वो मेद। अस्थि किसे कहेंगे? हड्डियों को ही, हाँ। और मज्जा, हाँ, ठीक है। बोन मैरो, मज्जा बोलते हैं बोन मैरो। शुक्र
कम, है ना, शुक्राणु। तो ये हो गई। अब उसके बाद आचार्य चरक के अनुसार जो रस धातु की उपधातु होगी वो कौन कौन सी होगी? तन्य और आर्तव। तन्य एंड आर्तव। तन्य क्या होता है? तन्य क्या हो गया? माता का जो दूध होता है, मदर मिल्क, तो तन्य। और आर्तव क्या बताया था आप लोगों को? कल परसों बताया था मैंने। आर्तव क्या होता है? आर्तव, आर्तव क्या होता है? मेंसिस। मेंसिस, ठीक है। तो रस धातु से दो उप धातुएं बनती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तन्य और आर्तव। आचार्य चरक अनुसार है ये, ठीक है। फिर रक्त, रक्त धातु से किसकी उत्पत्ति होगी? दो धातुएं उप धातु होंगी जो कंडरा और सीरा। कंडरा किसे कहा है हमने? कल आपको बताया था कंडरा किसे कहते हैं। ये तो क्लेविकल है। कौन सी हड्डी को? ये तो, इसको तो आयुर्वेद में उदर जत्रुगत बोलते हैं। इसको तो जत्रुगत बोलते हैं, जत्रु अस्थि। कंडरा किसे कहते हैं? कल मैंने आपको बताया था टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं, है ना? क्या? टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं उनका काम क्या था? टेंडेंस और लिगामेंट का काम क्या होता है? एक मैंने कल आपको बताया था ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। कल थे ना सारे क्लास में? आज वाले कोई नहीं था क्या? है ना? तो कल मैंने आपको ये बताया था ना, इसका क्या बताया था मैंने आपको? जैसे मान लो हड्डियां हैं, वो आपस में अपने आप तो नहीं जुड़ेंगी, उसको जोड़ने के लिए धागे नुमा, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होंगे। वो कौन से होंगे? लिगामेंट और टेंडेंस, ठीक है। तो अब हड्डी को हड्डी से कौन बांध के रखता है? लिगामेंट। ये आ गया ना, BLV, यानी कि बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ रहे हैं। VTM का मतलब बोन टू मसल्स, हड्डियों को मांसपेशियों के साथ कौन बांध रहा है? टेंडन, ठीक है। तो जो टेंडन और लिगामेंट, ये कंडरा हो गया, और एक स्नायु। कल स्नायु बताया था ना मैंने, तब आपको ये बताया था। तो कंडरा। फिर एक और उप धातु कौन सी बनेगी रक्त से? सीरा, है ना, जो आर्टरी वेन्स होती है, तो वो सीरा। ये तो होगी रक्त धातु की उप धातुएं। फिर नेक्स्ट आएगी अपनी मांस, मांस के साथ उप धातु वसा। ये फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, शरीर क्रिया। BSc नर्सिंग और डिप्लोमा दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन टॉपिक है। तो जो BSc नर्सिंग वाली बुक है उसमें पेज नंबर 123 है, ठीक है, 123। तो मांस के उप धातुएं वसा और शठ त्वचा। वसा क्या है? फैट, फैट होता है ना जो, वो वसा है। वन किसे रहा है?
मांस। फिर आ गया षट त्वचा। षट त्वचा का मतलब क्या है? षट का मतलब छह, त्वचा का मतलब स्किन। तो आगे हम जब स्किन पढ़ेंगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। स्किन को आचार्यों ने 6 प्रकार में बांटा है, 6 भाग है इसके, ठीक है। 6 प्रकार की होती हैं, अभिभाषणी, लोहिता, ताम्रा, इस तरह से करके 6 प्रकार की त्वचा होगी। और वो किसकी उपधातु है? मांस की, ठीक है, मांस की उपधातु। नेक्स्ट फिर मेद। इसकी उपधातु स्नायु। और मॉडर्न साइंस में इसको बोला है लिगामेंट। लिगामेंट। और कंडरा को टेंडन। कंडरा को टेंडन और स्नायु को लिगामेंट। जो कार्य कंडरा करता है वो कार्य लिगामेंट भी करता है। यानी कि बस फर्क क्या है इसमें, मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और बोन को मसल से टेंडन। तो ये आचार्य चरक अनुसार उपधातुएं सिर्फ इनकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अस्थि। फिर शारंगधर ने, जो आचार्य शारंगधर है ना, उन्होंने आगे जो अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी उपधातुएं बताई है। आचार्य चरक ने सिर्फ मेद तक बताई है। तो अस्थि की उपधातु दांत, और जो नाखून है और दांत है वो किसकी उपधातु है? अस्थि की। और मज्जा की उपधातु क्या बताई है? केश, बाल, है ना। फिर लास्ट धातु है शुक्र। शुक्र की उपधातु बता दी ओज। और ओज हमने किसको बोला था? ओज किसको कहते हैं? सभी सप्त धातुओं का जो सार है ना, सप्त धातुओं का जो सार है वो ओज कहलाता है, ठीक है। और इसे मॉडर्न साइंस में हम इम्यूनिटी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना सातों धातुएं और उनकी उपधातुएं। तो अब इनके सभी उपधातुओं के गुणों की बात करेंगे, गुण और कर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे स्तन्य की। स्तन्य किसकी उपधातु है? रस धातु की। स्तन्य की तो गुण बताए हैं, इसके लक्षण बताए ना। जिस दूध का रंग, गंध, रस, स्पर्श स्वाभाविक हो। और तन्ने जो दुग्ध है वो पुष्टिकारक हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो और पुष्टि करने वाला हो, ठीक है। ये तो इसके गुण हो गए। बालकों को जीवन देने वाला और पुष्ट करने वाला क्या कहलाता है? स्तन्य। तो अब हम तन्ने क्षय के लक्षण।
क्षय के लक्षण। क्षय होना मतलब अब हम जब जैसे क्षय और वृद्धि भी पढ़ेंगे इनके, मतलब कम होने से क्या होगा और ज़्यादा होने से क्या लक्षण होंगे। ठीक है। तन्य क्षय होने पर तनों में ढीलापन होगा। ठीक है। और तन्य जब कम होगा तो दुग्ध का अभाव होगा और दूध कम होगा। ठीक है। फिर ये तो हो गए दो तीन इसके क्षय के लक्षण। फिर जब हम बात करेंगे वृद्धि की, वृद्धि होने पर क्या होगा, तन स्थूल हो जाएंगे। स्थूल किसे कहता है? स्थूलता मतलब मोटापा। ठीक है। और बार बार स्तन्य की वृद्धि होने पर क्या होगा, बार बार दूध का स्राव होगा। ठीक है। दूध बाहर निकलेगा। और एक और क्या होगा, स्तनों में पीड़ा होगी, दर्द होगा। तो ये हो गया क्षय और वृद्धि के लक्षण किसके, स्तन्य के। फिर नेक्स्ट आ गया आर्तव। आर्तव हमने किसको बोला है? मेंसेस, मासिक धर्म जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो आर्तव की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है आर्तव की उत्पत्ति? रस धातु से। ठीक है। तो अब इसने कहा है कि आयुर्वेद में हम आर्तव किसे बोलेंगे? जो रस धातु होता है ना, वही आर्तव काल में। आर्तव काल यानी कि जब मेंसेस का टाइम हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, योनि मार्ग से किस रूप में निकलता है? रक्त के रूप में। ठीक है। हर महीने योनि मार्ग से रक्त के रूप में निकलता है, यानी कि रक्तस्राव होता है। और इसका काल कब बताया है? 12 वर्ष स्टार्टिंग और 50 वर्ष तक खत्म। तो इसको जब हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, जब स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। जब हम इसको मॉडर्न साइंस में पढ़ेंगे, एक टर्म होती है मेनार्क। ये क्या है? स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, है ना। अलग अलग दोष धातु प्रकृतियों के हिसाब से और अलग अलग जो रहने का स्थान है। ठीक है। और अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग जो महिलाएं हैं उनमें जो ये मीनार्क की जो एज है, वो किसी को 11 वर्ष, किसी को 12 वर्ष, किसी को 13 वर्ष और किसी किसी को 14 या 15 वर्ष भी, यदि उससे उससे भी अधिक समय इसमें लगता है, ठीक है, मेंसेस स्टार्ट होने में, तो कोई ना कोई रोग हो सकता है। ठीक है। तो नेचुरल जो टाइम है वो 11, 12, 13 वर्ष तक। ठीक है। और इसको स्टार्टिंग को क्या बोलेंगे? मेनार्क। और उसके बाद 45 से लेके 50 की एज तक मेंसेस आना बंद हो जाएंगे। ठीक है। उस स्टेज को क्या बोलेंगे? मीनोपॉज। ठीक है। क्योंकि उस एज में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो उसका लेवल डाउन हो जाएगा, जिसके कारण मेंसेस आने बंद हो जाएंगे। और ये भी अलग अलग बॉडी के अनुसार, अलग अलग प्रकृति के अनुसार, देश काल प्रकृति सभी के अनुसार, किसी को 45 में, किसी को 46 में, किसी को 48 में, किसी को 50 में मेंसेस आने स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया कि होता क्या है।
उसके बाद आर्तव के गुण क्या हैं, इसके गुण क्या होंगे? गुण कौन कौन से हो गए? जो अपिछिल हो, यानी कि चिपचिपा ना हो, ठीक है, इसको शुद्ध आर्तव बोल देंगे। मतलब जब हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है शुद्ध आर्तव के लक्षण या गुण लिखो, तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे? यह अपिछिल हो, चिपचिपा ना हो, ठीक है। और जब आर्तव स्राव काल है, यानी कि जब मेंसेस आगे स्टार्ट हो गए, तो उससे 4 से 5 दिन या 3 से 5 दिन तक इसका स्राव होता है, ठीक है। 3 से 5 दिन इसका स्राव होगा। उस दौरान, उस जब आर्तव स्राव काल है, उस दौरान महिला को दर्द और पीड़ा ना हो, मतलब अधिक अधिक वेदना ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो होना नेचुरल है, अधिक दाह यानी कि जलन और दर्द ना हो, ठीक है। और जो उसकी मात्रा होगी, ब्लड फ्लो की जो मात्रा होगी, वो ना ज़्यादा अधिक हो ना ज़्यादा कम हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? प्रति माह होने वाला, हर महीने होने वाला निरंतर 5 दिन तक, टाइम हमने बता दिया ना, 3 से 5 दिन नॉर्मल होता है, ठीक है। और कैसा होगा? उसका कलर लाल कमल जैसा, लाल कमल, कमल का फूल होता है ना, ठीक है। और एक वो होता है, फूल टाइप होता है, ये इंद्रगोप बोलते हैं इसे, इंद्रगोप, ठीक है। उसके समान रक्त जैसा, और ये मतलब शुद्ध आर्तव कहलाएगा, ये शुद्ध आर्तव कहलाएगा, जिसमें ये गुण होंगे वो शुद्ध आर्तव कहलाएगा, ठीक है। तो इसके शुद्ध आर्तव के जैसे खरगोश का रक्त, खरगोश के रक्त के समान, जैसा खरगोश का खून होगा उस रक्त के जैसा होगा, वो शुद्ध आर्तव होगा। या फिर लाख के रस जैसा, लाख किसे कहते हैं? लाख चूड़ी बनती है ना, तो वैसे से कलर का लाक्षारस भी बोल देते हैं इसे। और एक शुद्ध आर्तव का गुण कौन सा है? बस्तर पर लगने के बाद में धोने पर उसका निशान ना रहे, है ना, उसका जो निशान है वो छूट जाए। और उसके बाद एक गुण और है कि आर्तव के बाद संतान प्राप्ति वाला, गर्भ धारण करने में समर्थ हो, यानी कि प्रेगनेंसी होने में हेल्प हो जिससे, ठीक है, तो वो शुद्ध आर्तव हो गया। तो अब हम कर लेते हैं आर्तव के क्षय के, यानी कि आर्तव की क्षय के लक्षण। क्षय क्या हो गया? कम होना, क्षय कम, वृद्धि ज्यादा, ठीक है। अगर कम होगा, क्षय के लक्षण क्या हो गया? कम होगा तो क्या होगा कि वो जो आर्तव है वो समय पर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आएगा भी तो कम आएगा, ठीक है। और किसके साथ आएगा? वेदना के साथ, बहुत ज्यादा दर्द के साथ, पीड़ा के साथ। तो ये लक्षण आर्तव के क्षय के होंगे। उसके बाद आर्तव वृद्धि होने पर क्या होगा? वृद्धि होने पर सबसे पहला तो यही हो गया कि आर्तव ज्यादा मात्रा में आएगा। और उसके बाद अंगों में पीड़ा, है ना, सारा शरीर दुखने लग जाएगा। और कौन सा होगा? एक दुर्गंध, दुर्गंध वाला होगा, ठीक है, स्मेल ज्यादा होगी। तो ये अपना तन्य और आर्तव, तन्य और आर्तव, ये किसकी उपधातु है? रस की। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी धातु थी रस के बाद? रक्त, उसकी उपधातु कौन कौन सी थी? रक्त की उपधातु
कंडरा और सिरा। ये इन्होंने डिटेल इसमें सिर्फ स्नायु की दे रखी है डिटेल इन्होंने। जब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्नायु की या सिरा, स्नायु ये कह रहे हैं स्नायु कैसे बनती है, स्नायु है ना, तो ये कैसे बनेगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो जो सिराएं होती हैं, कौन सी सिराएं क्या है, रक्त वाहिनियां, इसमें से रक्त बहता है। जब वो स्नेह भाग को प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है, और वो पक कर, वो पककर जो सिरा होती है वो स्नेह भाग धारण करने के बाद, पकने के बाद स्नायु का रूप लेती है। स्नायु की मैंने कल आपको काउंटिंग बताई थी, मतलब कितनी स्नायु होती है शरीर में, शरीर में कितने स्नायु होते हैं, 900। ये तो होगी इसकी संख्या। जब हम इसके प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार बताए थे, 4। कौन कौन से प्रकार थे इसके, प्रतानवती, वृत्त, एक था पृथुल, एक सुशीर। यानी कि जब हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो 900 है, प्रकार की बात करेंगे तो 4 है, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और ये जो इसके भेद है ना, ये जो प्रकार है, ये किस आधार पे किए हैं, कल आपको बताया था, जो ये चारों भेद हैं स्नायु के, किस आधार पे थे, इसकी आकृति, इसकी आकृति के हिसाब से। जैसे ये लंबा था, है ना, और ये जैसे गोलाई गोल टाइप में था, ये ऐसे चपटा सा था। और सुशीर, सुशीर मतलब जिसमें मोरे मोरे हैं, छलनी की तरह, छलनी की तरह, ठीक है। तो अब इन्होंने स्थान बताए हैं। जो प्रतानवती है वो कहाँ है, शाखाओं में, इसमें है हाथ पैरों में, शाखाओं में। शाखा का मतलब, शाखा का मतलब हाथ पैर, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला है कि जो वृत्त स्नायु वो किसे बोलेंगे, हमने बताया ना, गोल है, हाँ, जो गोल होगी वो सारी स्नायु कंडराव क्या बोलेंगे, वृत्त स्नायु, स्नायु। उसके बाद सुशीर, ये कहाँ होती है, अमाशय और अकवाश्य के बीच में और बस्ती में, ठीक है। वृत्त कैसी होती है, गोल आकृति में। और उसके बाद पृथुल, छाती में होगी, पीछे होगी। पीठ को क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, पृष्ठ, ठीक है। और ये इसकी शेप कैसी होगी, जैसे चपटी सी शेप होती है इसकी, ठीक है। और सुशीर कहाँ होती है, सुशीर बता दिया है ना, बस्ती में, अमाशय और उसमें।
फिर इसकी जो 600 अपने 900 संख्या बताई है अपने, वो कैसे डिवाइड की इन्होंने, 600 शाखाओं में, यानी कि हाथ पैरों में, ठीक है। फिर कॉस्ट में 230। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या है, मध्य जो शरीर है वो सारा अपना कॉस्ट हो जाएगा। और ग्रीवा के ऊपर कितनी है, 70। ग्रीवा किसे कहते हैं हम, गर्दन को, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्नायु की संख्या। और तो नेक्स्ट अपना इसके बाद त्वचा भी करवा देंगे। त्वचा हमने किसके उपधातु को बोला था, स्किन है जो, उसको किसके उपधातु बोला है, किसके उपधातु बोला है, त्वचा कौन सी धातु की, मांस की। त्वचा, और अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया है त्वचा कितने प्रकार की है, षट त्वचा बोलते हैं ना। तो है त्वचा, और बनती किससे है त्वचा, मांस से, है ना, मांस की उपधातु है। जिस प्रकार दूध पर लाई जाती है, उसी प्रकार मांस के ऊपर त्वचा उत्पन्न होती है या फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अलग अलग जो है हमारे आचार्य हैं, उन्होंने इसके टाइप्स में, वेद में, उसकी काउंटिंग में डिफरेंस किया है। तो मेनली जैसे 6 त्वचाएं बताई है, लेकिन आचार्य सुश्रुत और षडांगर ने इसकी 7 वेद बताए हैं, ठीक है। तो अब उनके त्वचाओं के नाम हैं, सबसे पहली अभिवासिनी, ठीक है, अब वासिनी। सबसे पहली जो त्वचा है अब वासिनी, ठीक है। इसका कार्य क्या है, जो हमारे छाया होती है, छाया, 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। और इसका जो साइज बताया है, व्रीहि के 18वें भाग के समान मोटी होती है। व्रीहि क्या होता है, व्रीहि है, व्रीहि चावल के दाने को बोल रहा है इसमें, व्रीहि किसको बोल रहे हैं, यब, यब चावल का दाना हो गया ना, तो उसके 18वें हिस्से के समान मोटी होती है, उसका 18वां हिस्सा कर लो, इतनी मोटी अब वासिनी होती है। फिर द्वितीय कौन सी है, दूसरी लोहिता। ये इनके नाम याद रखना बच्चाओं के। ये व्रीहि के 16वें हिस्से के बराबर इसकी मोटाई होगी। अब वासिनी कितनी थी, 18वें हिस्से, लोहिता 16वां हिस्सा, यानी कि थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो ये होते हैं रोग, कौन कौन से, तिल कालक, नेच, व्यंग रोग, जो ये स्किन पे तिल वगैरह होते हैं ना, निशान जैसे तिल बोलते हैं आप, काले काले से, या उस तरह के जो भी होते हैं वो लोहिता से, ठीक है। तो तीसरी कौन सी है, श्वेता, श्वेता। ये व्रीहि के कौन से में इससे कितनी मोटाई होती है इसकी,
12वें हिस्से में, यानी कि ये अवलोहिता से भी मोटी होगी। ठीक है। इसमें रोग चरमदल, अजगल्ली का मसा, थोड़ा वो मोटे मोटे से होते हैं ना जैसे स्किन पे, मस बोल देते हैं जैसे मस। एक तो तिल हो गया, फ्लैट होता है, बाहर निकला होता है मस्सा, वो किससे रिलेटेड है श्वेता से? क्या चीज है? हाँ, तिल तो जो फ्लैट ही हो गया, स्किन के अंदर ही होता है, वो तो दिखाई देता है सिर्फ। ठीक है, वो श्वेता त्वचा से रिलेटेड हो गया। चौथा कौन सा है? तामर। चौथी त्वचा ताम्र, ये व्रीहि के 8वां, 1/8। ठीक है। और इसका क्या होता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग सुना ना, त्वचा जो फैलता है एक दूसरे से टच करने पे भी फैलता है कुष्ठ रोग। ठीक है। फिर उसके बाद अपना वेदिनी, वेदिनी, और ये कितनी होती है? 1/5। वेदिनी त्वचा कितनी होगी? व्रीहि के 5वें हिस्से तक। ठीक है। और इसके रोग कौन से हैं? इसका कुष्ठ भी है और विसर्प भी है, जो सांप की तरह फैलती है, विसर्प रोग उसे बोलते हैं। ठीक है। ये रोग भी आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद छठी रोहिणी। रोहिणी त्वचा, ये इसकी मोटाई व्रीहि के समान बराबर होगी चावल के दाने के। ठीक है। व्रीहि के प्रमाण की होती है। इसमें रोग जो है अबोर्ध है, अबोर्ध जैसे गांठें हो जाती हैं, शल्लीपद है, पैरों का हिलना बंद हो जाता है, एक कफज रोग होता है। किसी किसी के पैर जाम हो जाते हैं बिल्कुल, उसे शल्लीपद कहते हैं। पद मतलब पैर। ठीक है। गलगंड, वो भी रोग किसमें होता है? षष्ठी त्वचा के कारण। गलगंड, गले के अंदर गांठें हो जाती है ना। और उसके बाद 7वीं मांसधरा, ये इंपॉर्टेंट है त्वचा, याद रखना ये सातों नाम, इनकी मोटाई और इनसे रिलेटेड रोग। ये कितनी होगी? 2 व्रीहि के समान। हाँ, ये सबसे मोटी होगी। इसका नाम क्या है? मांसधरा। इससे रिलेटेड रोग कौन कौन से हैं? बगंदर, विदर्दी, अर्श रोग, पाइल्स का नाम सुना है? पाइल्स का, उसे ही अर्श रोग कहते हैं। ठीक है। बगंदर क्या होता है? मॉडर्न साइंस में फिस्टुला सुना? फिस्टुला नहीं सुना? जैसे मान लो ये अपनी एनल कनाल है, जहाँ से हम मल त्याग करेंगे। ठीक है। इसके अंदर वेन्स होती है, जो अपनी आर्टरी और वेन्स होती है ना, नसें कहते हैं जिसको। कई लोगों को क्या होता है? कवच रहती है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता हफ्ता, कई बंदे मतलब 5-5 दिन तक फ्रेश नहीं होते। फ्रेश नहीं हुए तो वो जो मल, मैंने आपको बताया था रेक्टम के अंदर स्टोर हुआ पड़ा है, रेक्टम के अंदर स्टोर हुआ पड़ा ना, तो वो क्या है कि यहाँ बड़ा बड़ा सूख रहा है, यहाँ बड़ा बड़ा, तो क्या उसका जल सूखता रहे। अब जब वो बंदा जिस दिन भी थोड़ा बहुत भी फ्रेश होगा, तो उसको एक तो इसको जो मल को बाहर निकालने में जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है। जोर लगेगा तो जो यहाँ पे जो आर्टरी वेन्स होगी वो सूज जाएंगे, उसमें सोजिश आएगी। ठीक है। और एक इसके मल के कड़ा होने के कारण जब ये निकलेगा ना, तो यहाँ पे स्क्रैच या छील देगा। फिर छीलने के कारण ब्लीडिंग, जिसको खूनी बवासीर कह देते हैं। ठीक है। और एक क्या होगा, यहाँ पे सूज के ऐसे ऐसे ग्रोथ हो जाएगी ये मस्से से, मतलब ऐसे गांठे टाइप सी, यहाँ से मल द्वार के बाहर दिखने भी लग जाएगी, महसूस भी होने लग जाएगी पेशेंट को। ठीक है।
तो इनका अलग अलग फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री पाइल्स होता है, यानी कि हर्ष रोग बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग होगी तो उसे खूनी बवासीर कह देते हैं, और ये जो मस से बाहर आ जाते हैं फूल के, इसको बादी बवासीर कह देते हैं, ठीक है। तो ये अर्श रोग हो गया, ये कौन से स्किन से रिलेटेड है, मांस धरा, ठीक है। हाँ, ये तो आपको मैंने पाइल्स बता दिया। बगंदर क्या होता है, फिस्टुला बोलते हैं। जैसे ये तो होगी अपनी एनल कनाल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो इधर ये जो अपनी एनल कनाल है ना, इसके अंदर एक मोरा बन जाता है, रास्ता बन जाता है। फिर ये रास्ता जैसे आंतों की साइड में इधर खुल जाएगा, तो इसका मल यहाँ आने की बजाय इधर से निकलने लग जाएगा, ठीक है। वो जो एक नया कनेक्शन बना ना किसी दो ऑर्गन के बीच में, उसे फिस्टुला बोल देंगे। ये हो गया बगंदर, ठीक है। मतलब ये इसकी क्रोनिक स्टेज है पाइल्स की भी, कंटिन्यू पाइल्स हुआ जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा बंदा, तो वो बगंदर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये अपनी सप्त त्वचा, ठीक है। और जो 6 त्वचाएं हैं उनका नाम है उदक दरा, असरिक दरा, सिद्धम, दद्रु, आगे 5वीं अलजी, विदर्दी। तो ये 6 त्वचाएं होगी, और उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जो है ये सप्त त्वचाएं हैं, ठीक है। कितनी मोटाई होती है, कौन से उससे जुड़े हुए रोग हैं, ये अपना त्वचा भी कंप्लीट, और उप धातु भी होगी, ठीक है। धातुएं सर ने करवाई दी है आपको अभी, और उसके बाद अपन नेक्स्ट ओज या कोई और टॉपिक करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू।